होगा, लेकिन फिर भी कितना खिंचता हुआ देखते हैं। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, क्या ये और खिंचेगा जैसे इतने दिन खिंच रहा था, या अब आपको एस्केलेशन लैडर जो आप समझ रहे हैं उसके हिसाब से अब ये वॉर एंड के नजदीक आता जा रहा है? शायद ये लगता है कि मेरे को 6 महीने के अंदर शायद ये कहीं ना कहीं जाके बंद हो जाएगा, क्योंकि जेलेंस्की तो इतना लैंड हार चुके होंगे कि उसके बाद शायद जेलेंस्की भी रहेंगे नहीं वहां पर। ठीक है, ये मेरा मतलब ये कि ब्रिगेडियर विनोद वो दत्ता, पॉपुलर लीडर। आपका जवाब इस पर। जी, मैं बिल्कुल विंग कमांडर साहब की बात से सहमत हूं, क्योंकि जेलेंस्की के पास देखिए न तो 3 चीजों की जरूरत होती है एक लड़ाई में, मैन, मटेरियल और मोराल। तो उसके पास बहुत ज्यादा फौजें बची नहीं है, सामरिक संसाधन उसे मिल नहीं रहे हैं, मोराल उसकी जो ट्रुप्स हैं या जो उसकी सेना है या जो उसके आवाम है उसका बिल्कुल बूट्स पे है। तो इन सब चीजों को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की बहुत ज्यादा इसको खींच पाएंगे, बल्कि वो खुद गुहार लगाएंगे कि साहब इसका हमें सरेंडर किया जाए और उस युद्ध को एक कंक्लूसिव एंड पे लिया जाए। लेकिन शर्तें उसमें रशिया की होंगी, क्योंकि वहां के देखिए लाखों लोग विस्थापित हो चुके हैं, लाखों लोग मारे गए हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जेलेंस्की के पास अब बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है, और वो यही कहेंगे कि साहब इस पे नेगोशिएशन करके, और मुझे लगता है कि वो नीपर, क्योंकि रशिया ज्यादातर डॉनबास, जेप्रोजिया, डोनेट्स वाला इलाके पे ज्यादा जोर देगा कि साहब जैसे सुमी में उसने कहा है कि मैं एक बफर जोन बनाना चाहता हूं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक वो कहते हैं कि जो भी टर्म्स रशिया रखेगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे लग रहा है या तो चाइना नेगोशिएशन के लिए आएगा, लेकिन वो अमेरिका को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जो दोनों के हित की बात कर सकता है, क्योंकि हमारे रिश्ते दोनों देशों से काफी मधुर हैं। लेकिन चीन को ये गवारा नहीं होगा कि भारत इसमें मध्यस्थता करे, और भारत भी जनरली रजामंदी के तौर पे तो इसको इसमें कूद सकता है, लेकिन भारत किसी भी ब्लॉक को नाराज करके इस मध्यस्थता में नहीं जाना चाहेगा। तो यकीनन जेलेंस्की खुद कहेंगे कि साहब अब या तो हम सरेंडर करते हैं या कोई कंडीशनल सरेंडर के लिए वो राजी हो जाए। अच्छा ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, ये भी समझाइए कि पुतिन का ये कहना कि पूरा यूक्रेन हमारा है, ये मैसेज किसके लिए है? ये अमेरिका के लिए है या पूरे नाटो के लिए या जेलेंस्की के लिए? ये नाटो के लिए भी है, मैं आ रहा हूं विंग कमांडर, आपका रुख कर रहा हूं इसी सवाल पर। पहले ब्रिगेडियर विनोद दत्ता आप बता दें। देखिए जब रशिया ने ये ऑपरेशन शुरू किए थे, और ये नहीं है, 1949 में नेटो का गठन हुआ। नेटो में केवल 12 मेंबर्स उस समय हुआ करते थे, और जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था तब अमेरिका ने ये आश्वासन दिया था कि साहब कोई भी आपका जो वॉर्सो पैक्ट कंट्रीज हैं उनको नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन धीरे 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 आप देखिए आज मेंबरशिप जो है वो 32 पे पहुंच चुकी है। और यूक्रेन जो रशिया के बाद सबसे बड़ा देश है, जब वहां तक बात आई तब रशिया ने काफी वार्निंग दी, लेकिन जब बिल्कुल पानी बिल्कुल सर के पास आ गया तब रशिया ने इस मतलब युद्ध में वो कूदा है। तो रशिया बिल्कुल नहीं चाहेगा कि साहब उसने यही कहा था कि साहब यूक्रेन को मैं करीब हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन के जो ऑपरेशन है उसमें मैं वाइंड अप कर दूंगा या उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दूंगा। उसके जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो काफी मतलब उसने पहले ही एक नीति की, क्योंकि जेलेंस्की से पहले जो सरबराह थे वहां के, उन्होंने एक ऐसी ट्रीटी साइन की थी, तो सारे न्यूक्लियर उन्होंने उनको दे दिए थे और उनसे कहा था कि साहब आपकी जो सुरक्षा है वो हम करेंगे। और उनको कुछ कहते हैं लोग के साहब उनको कुछ लाभ भी दिए गए। लेकिन ये देखिए कितनी लंबी इनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग थी रशिया की, क्योंकि रशिया, पुतिन भी चाहते थे कि अखंड रूस का निर्माण करें। तो वो ये चाहेंगे कि अगर, क्योंकि यूक्रेन को अगर वो अपने कब्जे में ले लेते हैं या सब्सटेंशियल जो जगह है उसको अपने काबू में कर लेते हैं, तो रशिया की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी, क्योंकि रशिया को भी फाइनेंशियल तौर पे उसकी इकोनॉमी को काफी बड़ा डेंट लगा है, और उसे कम से कम 10 से 15 साल लगेंगे
to get back on the rails. विंग कमांडर भारत भूषण, आपको क्या लगता है मैसेज किसके लिए है? अमेरिका एक डील की बात कहता है जो उसने जेलेंस्की के साथ की है रेयर अर्थ मेटल्स के लिए यूक्रेन में। अब पुतिन कह रहे हैं कि पूरा यूक्रेन मेरा है। मैसेज नाटो को या अमेरिका को? अभी तो अमेरिका का जो इंटरेस्ट था यूरोप में वो नहीं रहा। ट्रम्प ने तो क्लियरली बोल दिया कि नेटो आप संभाल लीजिए एक तरह से, और एक तरह से उन्होंने कहा कि भाई मैं तो उसमें तब इनडायरेक्टली वो हिंट दे चुके हैं कि अब आप देख लो जो करना है, और जेलेंस्की को उन्होंने छोड़ दिया प्यूटिन के हाथ। अब प्यूटिन जो करे करे, क्योंकि वहां से अमेरिका अपने ट्रूप्स को और अपने इक्विपमेंट को लाके नहीं देने वाला अभी, क्योंकि उनके पास भी बागा जो उनके सपोर्टर्स हैं वो भी पसंद नहीं करते हैं कि अमेरिका किसी और देश में जाके अपना पैर लगाए, प्रॉब्लम करे। लेकिन जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा है, ये प्रॉब्लम की थी अमेरिका ने और नेटो ने, नहीं तो ये शायद यहाँ तक पहुंचती भी बात नहीं। और रशिया को ये है कि मैं जितनी नेटो को मेरे बॉर्डर से दूर रखूं उतना मेरे लिए सेफ है। तो अब वो नेचुरली पहले तो वो बफर जोन बनाते थे जो रशियन स्पीकिंग जोन था। अब उन्होंने कहा चलो मौका ये मिल रहा है तो और आगे ही चलते हैं। तो ये अभी ये 5-6 महीने के अंदर शायद जेलेंस्की साहब भी गायब हो जाएंगे वहां से, उनको भी बाहर जाना ही पड़ेगा, और या तो रशिया ले लेगा या तो वहां की पब्लिक उनसे नाराज हो जाएगी। विनोद दत्ता साहब, अभी क्या गुंजाइश दिखाई पड़ती है? क्या ये वॉर और तल्ख होगा और फिर इसके बीच में बाकी कंट्रीज आएंगे, या फिर आपको लगता है कि जैसा अभी विंग कमांडर भारत भूषण भी कह रहे हैं कि अगले 5-6 महीनों के अंदर यूक्रेन की लीडरशिप गायब हो जाएगी? बिल्कुल, रशिया का एम यही है कि रशिया एक वहाँ ऐसी सरकार बिठाना चाहता है। देखिए, जो अमेरिका ईरान में कोशिश कर रहा है वही रशिया यूक्रेन में चाहता है। वो एक ऐसी वीक गवर्नमेंट, या कहते हैं ना कि पपेट गवर्नमेंट वहाँ स्टैब्लिश करना चाहता है जिसपे रशिया का वर्चस्व है। तो यूक्रेन एक तरह से पेपल स्टेट बन जाएगा रशिया का, और वही रशिया चाहता है। और जेलेंस्की के पास नहीं है। या तो देखिए, पुतिन जिस तरह की शख्सियत है, या तो कोई लीडरशिप वॉइड होगा या मतलब कुछ भी हो सकता है।